नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज का दिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि 10 तारीख को वोट पड़े थे और 13 तारीख को वोटों की गिनती का काम शुरू हुआ था। और देर शाम होते होते ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि दरअसल कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी और बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। वहां कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी जीत मिली है और ऐसी जीत मिली है जिसने कई गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। कर्नाटक के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी, पहले बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद उनको बदलकर बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया था। कर्नाटक वो राज्य है जहां नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में। और आपको याद होगा कि इस चुनाव के दौरान चाहे बजरंगबली का प्रश्न हो, चाहे नरेंद्र मोदी को खुद गाली देने का प्रश्न हो, उन्होंने खुद कहा था कि मुझे कांग्रेस पार्टी 91 बार गाली दे चुकी है, चाहे सोनिया गांधी के बयान को लेकर भारत की संप्रभुता से जोड़ने का प्रश्न हो, और इसी के साथ साथ शायद और बहुत सारे सवाल थे जिसको उठाने की कोशिश की गई थी। और अंत में नरेंद्र मोदी ने, देश के प्रधानमंत्री ने, पूरी कैंपेन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी और बेंगलुरु के अंदर लगातार 2 दिन उन्होंने रोड शो भी किया था, जहां यह लग रहा था कि कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ये कहने की स्थिति में नहीं थे कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से और इतनी बुरी तरीके से कर्नाटक का चुनाव हारेगी। जब एग्जिट पोल के नतीजे आए तब ये देखने को मिला कि दरअसल 1-2 एग्जिट पोल को छोड़कर बाकी एग्जिट पोल इसी ओर इशारा कर रहे थे कि हो सकता है इस बार कर्नाटक के अंदर त्रिशंकु विधानसभा हो। लेकिन एक्सेस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल था उसने साफ तौर पर कहा था कि कांग्रेस पार्टी को 122 से लेकर 140 सीटें मिल सकती हैं। आज की तारीख में जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, इस वक्त हमारे पास जो रुझान और नतीजे हैं उनके आधार पर बिल्कुल स्पष्ट है कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त कामयाबी मिली है। उसको 136 सीटों पर जीत निश्चित होती दिखाई पड़ रही है। 42.8% वोट, यानी उसको 43% वोट लगभग मिले हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी की सीटें काफी घट गई हैं क्योंकि 2018 में उसके पास सिर्फ 104 सीटें थी, वो घटकर 65 सीटें रह गई हैं। हालांकि उसका वोटों का प्रतिशत 36 है और जो 2018 में भी 36% ही था। लेकिन जेडीएस की सीटें काफी घटी, 37 की तुलना में 19 रह गई। उसका वोट प्रतिशत 19% से घटकर 13.3% पर आकर सिमट गया। जो सबसे बड़ी कहानी, सबसे बड़ी स्टोरी इस आज की काउंटिंग के दिन नजर आ रही है वो है कि कांग्रेस पार्टी के वोट में 7% का इजाफा दिखाई पड़ रहा है। और अगर हम कांग्रेस पार्टी के इतिहास पर जाएं तो 1989 के बाद ये कांग्रेस पार्टी की, बल्कि ये कह सकते हैं कर्नाटक में किसी पार्टी को इतने ज्यादा वोट प्रतिशत मिले हैं। 1989 में जब वीरेंद्र पाटिल कांग्रेस की कैंपेन को लीड कर रहे थे, उस वक्त कांग्रेस पार्टी को 178 सीटें मिली थी और वोटों का प्रतिशत था 43.71। उसके बाद यह आंकड़ा, यानी पिछले तकरीबन 34 सालों में कांग्रेस पार्टी को इतनी ज्यादा वोट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में तकरीबन 7% वोट शेयर का गैप है। क्या इससे इस आधार पर हम कहा जा सकता है कि ये कांग्रेस पार्टी के रिसर्जेंस का प्रश्न खड़ा हो गया, यानी कांग्रेस पार्टी में एक नई ऊर्जा खड़ी हो गई है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा जो कामयाबी मिली थी, भीड़ इकट्ठा हुई थी, वो कर्नाटक में मिली थी। क्या यह कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के अंदर स्थानीय मुद्दों पर, स्थानीय नेताओं पर भरोसा किया, उसका फल मिला है? या ये कहें कि कर्नाटक के अंदर किसी एक शख्स की हार हुई है, तो उनका नाम है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पूरे कैंपेन को अपने कंधे पर ले लिया था। और इस चुनाव के दौरान कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता थे वो एक तरीके से नदारद दिखाई पड़ रहे थे या उनका असर बहुत कम दिखाई पड़ रहा था। बीजेपी के सबसे बड़े नेता बीएस येदियुरप्पा अपने आप को हाशिए पर महसूस कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को जो लिंगायत वोटर है, जो उनका अपना वोटर है, वो उनसे दूर छिटकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है और मेरी अपनी राय यह है कि कर्नाटक के इस चुनाव ने यह तय कर दिया है कि नरेंद्र मोदी की यह व्यक्तिगत हार है। और इसी पे करेंगे चर्चा, क्यों हारे, किस वजह से हारे, क्या डबल इंजन की सरकार फेल हो गई, क्या उनके सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो गए, क्या हिंदुत्व का मुद्दा फेल हो गया, क्यों हुआ ऐसा?
हमारे साथ इस वक्त कुछ बेहद खास मेहमान, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है विनय तिवारी जी, जो देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और संपादकों में उनका शुमार होता है। 3 चैनलों के मैनेजिंग एडिटर वो रहे हैं। हमारे साथ कार्तिकेय बत्रा, रिसर्च स्कॉलर, लेकिन आप लगातार हमारे साथ वो कार्यक्रमों में देखते रहते। हमारे साथ नीलू व्यास है, जो सत्य हिंदी के साथ जुड़ी हुई है, 4 बजे बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम करती है। इसके अलावा थोड़ी देर हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी भी जुड़ेंगे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि पीयूष तंवर, जिन्होंने टाइम्स नाउ के लिए ईटीजी का एग्जिट पोल किया था, वो हमारे साथ जुड़ जाए। न जाने किन कारणों से मेरा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा, हम उनसे लगातार कोशिश कर रहे हैं, और वो पिछले कार्यक्रम में हमारे साथ थे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत को शुरू करते हैं। विनय, इस जीत को, जो कांग्रेस की जीत है, आप उसको किस नजरिए से देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, इसमें 3-4 चीजें आशु बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहली स्पष्ट बात यह है कि देश का जो वोटर है वो हर रेटोरिक या हर जिसको कहते हैं एक नैरेटिव को विश्वास करके वोट नहीं देता है। उसके अंदर एक समझबूझ है, उसके अंदर एक डिफरेंशिएट करने की काबिलियत है, और उस काबिलियत को वो बीच बीच में दर्शाता है। आपने शुरू में जिक्र किया नरेंद्र मोदी के हारे, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर भारतीय जनता पार्टी या उनका इकोसिस्टम या उनके सपोर्टर्स उन जीत का श्रेय उनको अगर देते हैं, हर जीत का, तो हर हार का ठीकरा भी उनके माथे ही फूटना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। और स्पेशली इसलिए क्योंकि इस इलेक्शन में उनकी कैंपेनिंग में कोई कमी नहीं रही। काफी अग्रेसिव कैंपेन था, बहुत बार कर्नाटका का दौरा किया, आखिर में 2 दिन और में उन्होंने लगभग दिन भर रोड शोज किए। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक पर्सनल व्यक्तिगत सेटबैक है, उनके करिश्मा को और उनके एक जो पर्सनल अपील पे। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ? ये शायद इसलिए हुआ, और ये मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन है, इसमें बहुत सारे विश्लेषक शायद से अलग व्यू रखते हैं। पहली बात ये कि ये जो डबल इंजन सरकार का जो स्लोगन है, जो बीजेपी हर राज्य में इस्तेमाल करती है, ये तब चलता है जब दूसरा इंजन चल रहा हो। और कर्नाटका का एक में दूसरा इंजन चल नहीं रहा था। पिछले 1.5 साल 2 साल से ये चर्चा हो रही थी कि सरकार बहुत ज्यादा करप्ट है, बहुत ज्यादा जिसके अंदर एक तरीके से मोरालिटी की कमी है, और इसको लेकर के जमीनी तौर पे बहुत रिजेंटमेंट था। इससे एक जो स्लोगन है केंद्रीय नेतृत्व का, बीजेपी का, उसके ऊपर भी धब्बा बैठता है। वो ये है कि अगर आपको याद होगा, मोदी जी ने कई बार इस बात को जिक्र किया है पब्लिकली। एक स्लोगन था उनका कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। नहीं खाऊंगा ये बात हो सकती है सच, लेकिन नहीं खाने दूंगा कर्नाटका में शायद ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कर्नाटका की जनता इस बात को, ये रिजल्ट दिखाता है कि वो विश्वास करते हैं इस बात पे कि ये सरकार करप्ट थी। और जो एक 40-40% का जो एक स्लोगन था कि 40% सरकार है, वो कहीं ना कहीं उस पे जो वहां के वोटर्स थे उनका उस पर विश्वास था। तीसरी चीज, क्या पोलराइजेशन काम करता है? इसके ऊपर मेरा ओपिनियन थोड़ा भिन्न है। कुछ हद तक शायद काम करता है, और अगर आप ये कंक्लूड करना इस रिजल्ट से शायद ये ठीक नहीं होगा कि पोलराइजेशन बिल्कुल काम नहीं करता है, क्योंकि अगर आप देखें तो उनका वोट शेयर सेम है जो लास्ट टाइम था। इसलिए ये कहना कि लोग नाराज हो गए और बीजेपी से हट गए, ये गलत है। लेकिन ये सही है कि हर इलेक्शन में एक तबका होता है जो कमिटेड वोटर्स का होता है, जो आपका कोर वोट बैंक है, जो आपके साथ अडिग खड़ा रहेगा किसी भी स्थिति में। लेकिन एक तबका ऐसा भी होता है, थोड़ा छोटा होता है लेकिन बहुत अहम होता है डायरेक्ट फाइट में, जो अनडिसाइडेड वोटर है, मिडिल ग्राउंड पे है, जो डिसाइड करता है इस आधार पे कि सरकार का जो अब विपक्ष में है उनका प्लैंक क्या था। और इस इलेक्शन से यह तय हो रहा है कि जो लोग अनडिसाइडेड थे इस वोटर इलेक्शन में, उन्होंने अपना प्लैंक कांग्रेस के साथ जोड़ा, ना कि बीजेपी के साथ जोड़ा। और ये इससे भी बात साफ होती है कि अगर आप देखें जो वोट शेयर में चेंजेस आए हैं, उसमें जेडीएस का वोट बैंक ऑलमोस्ट एंटायरली जो लूज किया है वो कांग्रेस को गया है। इट इज ऑलमोस्ट सर्टेन कि जितना वोट जेडीएस ने खोया है वो कांग्रेस को गया है। अब वो इस वजह से हुआ कि उन्होंने बजरंग दल को बैन करने की बात की, या इस वजह से हुआ कि बीजेपी स्लोगन पर उनको विश्वास नहीं था। लेकिन ये तय है कि जो अनडिसाइडेड वोटर था उसने ये तय किया कि हमारे लिए कांग्रेस के साथ जाना ज्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि बीजेपी के साथ जाना। और ये किसी भी डायरेक्ट इलेक्शन में ये बड़ा अहम वोट बैंक होता है। तो पोलराइजेशन की अपनी एक रियलिटी है, लेकिन उसको ओवर यूज करना नुकसानदेह है। आखिरी बात, ये बीजेपी के लिए एक रियलिटी चेक है कि मोदी जी के नाम पर हर इलेक्शन जीतना संभव नहीं है। और वोटर इतना स्मार्ट और इंटेलिजेंट है कि जहां पर उनको यह एहसास होता है कि मोदी जी का पर्सनल वोट ये नहीं है, वो वहां पर उनको रिवॉर्ड नहीं देते हैं। गुजरात में बीजेपी की जीत इसलिए हुई क्योंकि गुजरात उनका होम स्टेट है और मोदी जी का चेहरा उसके साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। लेकिन कर्नाटका में उनको पता था कि हम मोदी जी के नाम पे अगर वोट दे देंगे तो मिलेंगे हमको या तो बोम्मई साहब या उन्हीं इकोसिस्टम में किसी एक लीडर को जिनके साथ उनकी
एक्सपीरियंस उनका अच्छा नहीं रहा है। आप देखें पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने जिन स्टेट्स में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, वो स्टेट्स हैं जहां लोकल लीडरशिप स्ट्रांग थी और उस लीडरशिप की अपनी आइडेंटिटी उतनी ही मजबूत थी जितनी केंद्रीय नेतृत्व की। जैसे यूपी में योगी हैं या आसाम में हिमंता बिस्वा शर्मा है। किसी भी और राज्य में आप देख लीजिए जहां मोदी का पर्सनल स्टेक नहीं है, गुजरात को जैसा एग्जाम्पल दिया मैंने, वहां पर बीजेपी को मुश्किलें रही हैं। आखिर लास्ट पॉइंट, ये जो बीजेपी की स्ट्रेटजी है कि एक वीक लीडर को सेंट्रल लीडरशिप के द्वारा तय किया गया पैराशूट किया जाता है स्टेट्स के अंदर, वहां पर बीजेपी को हमेशा राज्यों में प्रॉब्लम हुई है। मुंबई वीक लीडर थे, राजस्थान झारखंड में रघुवर दास वीक लीडर थे, सेम सिचुएशन हिमाचल में प्रूव हुई और वही स्थिति महाराष्ट्र में डेवलप हो रही है कुछ हद तक, जहां एक उनका लीडर को उन्होंने वाइस कैप्टन बना दिया कप्तान से हटा के। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए यह बहुत बड़ा रियलिटी चेक है कि जो उनकी वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला रहा है अभी तक, वो इस इलेक्शन से कहीं ना कहीं उसको रीडू करने की आवश्यकता होगी या उसको रीलुक करने की आवश्यकता होगी, और इस इलेक्शन ने एक रियलिटी चेक उनको प्रोवाइड किया। अशु, आप म्यूट पे। माफ करेगा विनय जी, आपने बहुत कायदे से जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन एक सवाल और मैं आपसे पूछेंगे, उसके बाद मैं नीलू और कार्तिकेय के पास जाऊंगा। सवाल इस बात को लेकर यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से ओवर सेंट्रलाइज्ड हो गई है, यानी एक ऐसा मॉडल उन्होंने देश के सामने पेश किया जहां सब कुछ नरेंद्र मोदी के ऊपर निर्भर करता है। जो भारतीय जनता पार्टी की खासियत हुआ करती थी कि हर राज्य के अंदर उनके पास छत्रप हुआ करते थे, जो अपने बल पे या तो कास्ट लीडर हुआ करते थे या फिर पॉपुलर मास लीडर हुआ करते थे। कर्नाटक के अंदर येदियुरप्पा को साइडलाइन करना क्या उनके लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो रहा है? और क्या कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से एक नया मॉडल पेश किया है कि वो लोकल लीडर्स के आधार पे, लोकल मुद्दों के आधार पे चुनाव लड़ रहे हैं और उनको टोटल ऑटोनॉमी उन्होंने दे रखी है, यानी आज देर शाम को जब कांग्रेस पार्टी अपनी जीत का जश्न मना रही थी, तब भी उसमें नेहरू गांधी परिवार का एक भी आदमी दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नजर आ रहे थे, जो कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक के इंचार्ज वो नजर आ रहे थे, जो दो बड़े नेता जिन्होंने चुनाव जीता है वो नजर आ रहे थे, लेकिन नेहरू गांधी परिवार का कोई आदमी बेंगलुरु में आज दिखाई नहीं पड़ रहा था। सबसे दिलचस्प बात यह है आशु कि बीजेपी का जो इस वक्त का करंट प्रारूप है वो बहुत सिमिलर है कांग्रेस के प्रारूप से, जब कांग्रेस पावरफुल होती थी या स्ट्रॉन्गर होती थी। ये बड़ा आयरॉनिकल है और उनके सपोर्टर शायद इस बात को विश्वास नहीं, मतलब मानेंगे नहीं, लेकिन ये बड़ा सिमिलर है। जो कांग्रेस में समस्या थी वही समस्या यहाँ बीजेपी में दिख रही है। ओवर सेंट्रलाइजेशन की आपने बात की, जो हाईकमांड कल्चर कांग्रेस का है उसी को हम बीजेपी का ओवर सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस के अंदर इनसिक्योरिटी थी लोकल लीडर्स को लेके। आपने देखा आंध्रा में जब जगन रेड्डी के पिता बहुत स्ट्रांग लीडर थे, राजशेखर रेड्डी, उनके बारे में इनसिक्योरिटी थी। कई और राज्यों में आपने देखा कांग्रेस लीडर्स में इनसिक्योरिटी थी। सेम इनसिक्योरिटी बीजेपी में भी दिख रही है स्ट्रांग रीजनल लीडर्स को लेकर के। आप चाहे राजस्थान में वसुंधरा राजे को ले लीजिए या इवन देवेंद्र फडणवीस को ले लीजिए महाराष्ट्र में, जो स्ट्रांग लीडर के तौर पे इमर्ज हो रहे थे, लेकिन उनको इस पर कट डाउन कर दिया गया क्योंकि मुख्यमंत्री से वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। वही कारण था कि येदियुरप्पा को साइडलाइन करने का, और वो उनको बहुत महंगा पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि येदियुरप्पा एक ऐसे कम्युनिटी या ऐसे कास्ट बैकग्राउंड के हैं जिसका बहुत डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है कर्नाटक की राजनीति पे, और उनके जाने के बाद जगदीश शेट्टार का जाना और एक दो और लिंगायत लीडर्स का वहां से उनको बहुत नुकसान पहुंचा, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसका जो रिप्लेसमेंट उन्होंने तय किया वो बहुत ही कमजोर रिप्लेसमेंट था, जो अनइंस्पायरिंग था। शायद इससे ज्यादा अनइंस्पायरिंग लीडरशिप कर्नाटका को बहुत कम मिली होगी, जिनका कोई लोकल सपोर्ट किसी भी तरीके का नहीं था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी को येदियुरप्पा को दरकिनार करने का बहुत गहरा नुकसान हुआ है, और जो उनकी एक कोशिश थी री इन्वेंट करने की राजनीति को, वो एक्सपेरिमेंट फेल कर गया है, क्योंकि वो रीइन्वेंट ये करना चाह रहे थे कि ये जो लिंगायत फैक्टर है इसको हम इग्नोर कर सकते हैं एक स्टेट में, और एक लार्जर नेशनल रेटरिक के आधार पे चुनाव को लड़ा जा सकता है, एक ऐसे इनकी मान्यता थी। लेकिन वो मान्यता को इस बार बहुत करारी हार मिली है। एंड आई एम वेरी श्योर, मेरा इनफैक्ट यहां तक मानना है कि इस हार की वजह से बीजेपी में, अगर वो स्मार्ट पॉलिटिकल पार्टी है, जो कि वो कई मामलों में है भी, उनकी आगे वाली राजनीति रिकैलिब्रेट होगी। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को कट डाउन करने की बहुत कोशिश की गई है पिछले कई सालों में, और ये तय है कि अगर आप लोकल लीडरशिप को ज्यादा कट डाउन करते हैं या करें तो उसका आपको नुकसान होगा। तो ये इट इज पॉसिबल कि अब उनको इस बात का एहसास हो कि लोकल लीडरशिप को टोटली साइडलाइन करके नेशनल लेवल का लीडर को पैराशूट नहीं किया जा सकता, उसको बैक करने की आवश्यकता है। और वही कारण है जो आपने मेंशन किया कि कांग्रेस ने चूंकि लोकल लीडरशिप पे भरोसा दिखाया, इट वाज अ वेल रन कैंपेन। मतलब ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी है कि इस बार का कांग्रेस का कैंपेन
बहुत ही वेल रन था और बीजेपी का कैंपेन बहुत ही पुअरली रन था। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।